जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। जीएस की सीरीज में ज्योग्राफी शुरू हो चुका है और आज चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमें पढ़ना है अर्थ के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहीं से आपका फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाता है। इसके पहले तो हमने जो पढ़ा था सोलर सिस्टम, यानी ब्रह्मांड क्या है, कहाँ है, फिर उसमें गैलेक्सी क्या है, कहाँ है, उसके बाद उसमें पाए जाने वाले सोलर सिस्टम की बात हो रही थी, जो हमारा सोलर सिस्टम है। उस गैलेक्सी में जो सोलर सिस्टम था उसके 8 प्लैनेट थे जो क्लासिकल प्लैनेट थे और उनमें एक थी अर्थ। तो अर्थ का बारे में अब हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना है क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, इसलिए हमें सब कुछ असल में पता है। बस ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपके अंदर की जो ज्ञान सो रहा है उसको मैं बाहर लेकर आने वाला हूँ, उसको मैं जगाने वाला हूँ। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत ईजिली सोचिए कि आप सोलर सिस्टम से बाहर चले गए, यानी जो वो सूरज और वो 8 ग्रह हैं उससे आप कहाँ चले गए, बाहर निकल के, और आपने देखा कि ये रहा सूरज, ये रहा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति लाइन से आप देख रहे हैं, और आपने देखा वो रही पृथ्वी। तो दोस्तों क्या दिखा आपको इतनी दूर से, जानते हो? सबसे पहले आपने उसका रंग देखा। जैसे किसी इंसान को दूर से आप देखते हो तो लंबाई चौड़ाई रंग की तो बात करते हो कि उसके बारे में जान जाते हो, ये मीठा बोलता है, कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, खड़ी बोली बोलता है। ऐसा तो नहीं है, क्या नॉलेज है क्या नहीं, ऐसे तो आप नहीं बता पाते हो। ठीक, तो पहली चीज अर्थ को भी फिर इसी तरीके से लेंगे हम। क्या लेंगे भैया, सोचिए, हमें दिमाग में क्या लगना, अर्थ। ठीक, अर्थ। पहली चीज आपको क्या दिखाई दे रही है, दूर से आप देख रहे हैं भैया कलर दिख रहा है। क्या कलर दिख रहा है? 2 कलर आप कह सकते हो। कुछ जगह पे तो आपको दिखेगी ब्लू, नीला, जहां समुद्र है तो ब्लू प्लैनेट भी कहोगे आप इसे। कुछ जगह पर जहां वेजिटेशन है वहां क्या दिखने वाला है, कलर ग्रीन। तो ग्रीन प्लांट के नाम से भी आप जानते हैं, कारण कि जीवन है। बाकी फिजिक्स में भी आप इसकी चर्चा करेंगे, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो रहा है, ब्लू कैसे दिखाई दे रही है, जो सूरज की रोशनी उसमें पड़ती है, और जो आर्द्रता है वहां से रिफ्लेक्ट होना। उसके बाद ग्रीन क्योंकि वेजिटेशन है। अब देखिए कलर के बाद और क्या चीजें हैं जो आपको समझ में आ रही हैं। सोचिए क्या दिख रहा होगा आपको अर्थ के बारे में। आपको दिख रहा है कि भैया अर्थ सूरज का क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। सूरज का क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। मतलब अर्थ की गतियां दिख रही हैं आपको। गति 2 तरीके की है अर्थ की, एक तो रोटेशन, एक है रिवोल्यूशन, एक है परिक्रमण, एक है परिभ्रमण। मतलब एक तो पृथ्वी अपनी धुरी पे ऐसे गोल गोल चक्कर काट रही है, बोले तो परिभ्रमण, और एक ऐसे वो क्या कर रही है, सूरज का भी तो चक्कर लगा रही है। तो आप देखेंगे मूवमेंट, गति कितने प्रकार के, 2 प्रकार का, 2 टाइप्स का मूवमेंट हो रहा है। वो कौन कौन सा हो रहा है, देखिए। पहला रोटेशन है जिसे आप कहते हो परिभ्रमण, और दूसरा है परिक्रमण, रिवोल्यूशन, परिक्रमण। परिभ्रमण में क्या हो रहा है, धुरी अपनी धुरी पे क्या कर रही है, अपनी धुरी पे घूम रही है। ठीक है, क्या कर रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है। ठीक है भैया, घूम रही है। तो कैसे घूम रही है, दिमाग में आएगा ना कि ये कैसे घूम रही है। तो ऐसे घूम रही है, देखिए। एक तो ये ऐसे सीधी नहीं घूम रही बल्कि ऐसे झुकी हुई है। ये ऐसे नहीं घूम रही है, ऐसे, ये क्या है, ऐसे झुकी है। पहली चीज तो ये जान लीजिएगा। तो कितना झुकाव क्या है इसका, हाँ 23.5 डिग्री इसका क्या हो रहा है, झुकाव हो रहा है। फिर आपको क्या दिख रहा है, घूमने का इसका तरीका क्या है भैया, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, यानी कि कहां से कहां घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है। तभी तो सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। जब पृथ्वी यहां से ऐसे घूम रही है तो मान लीजिए सूरज है ना, ये ऐसे घूम गई ऐसे करके, तो सूरज यहां उगा और यहां डूब गया उल्टे में। तो सूरज कहां उगा, पश्चिम में, डूबा कहां, सॉरी उगा कहां, पूरब में, और डूबा कहां, पश्चिम में। परिभ्रमण में और क्या होता है भाई, इस वजह से हो क्या रहा है बताइए, इनकी वजह से हो क्या रहा है, इस वजह से होता क्या है बता सकते हैं? क्या हो रहा है पृथ्वी घूम जाने से भैया, एक स्थान है, मान लीजिए जैसे ये, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक, ये सामने सूरज है। अब आप यहां पर खड़े हो एक्स पर, ठीक है, एक्स पर दिन है या रात, उजाला पड़ रहा है ना, दिन है, लेकिन पृथ्वी से क्या कर गई, घूम गई। अब आप कहां चले गए, देखिए कहां चला गया, एक्स पीछे, और सूरज की रोशनी क्या वहां जाएगी, अब नहीं जाएगी। तो वहां क्या हो गया, रात। फिर वापस घूम के अपनी जगह पर आ जाएगा, एक्स आ गया ना, सुबह हो गई। और ये पश्चिम से पूरब ऐसे घूमेगी, तभी तो सूरज पूरब से पश्चिम डूबेगा। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो आप समझिएगा इस चीज को कि भैया ऐसा है कि इसकी वजह से होता है दिन और रात। असर क्या होता है, डे एंड नाइट, यानी कि रात और दिन, ये प्रभाव देखने को मिलता है। भैया कितना देर में हो रहा है ये, कितना समय ले रहा है, तो ये समय लेता है कितना घंटा, 23 घंटा और 56 मिनट और
4 सेकेंड, लगभग 24 घंटा। तो आप कहोगे सर स्पीड क्या है इसकी घूमने की? पृथ्वी किस स्पीड से घूम रही है? अपना रोटेशन जो ऐसे कर रही है, ये क्या शुक्र की तरह तो नहीं कर रही है ऐसे 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 धीरे धीरे, नहीं, पृथ्वी ऐसे घूम रही है ऐसे 16-10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। क्या स्पीड है? स्पीड है 16-10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। अच्छा, अब जब ये 23 डिग्री झुकी है तो आप देखेंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा इसमें आपको, क्योंकि इसी में आपको पढ़ना है क्या? अक्षांश और देशांतर। इसी में क्या पढ़ना है? अक्षांश और देशांतर। क्यों? समझिएगा। हुआ क्या, अर्थ को हमने खास चीजें देखी अर्थ में, क्या मालूम है? आप देखेंगे 23.5 डिग्री झुका होने की वजह से पृथ्वी का हमेशा जो आकार है कुछ इस तरीके से रहता है। जैसे मान लीजिए ये सूरज है, मान लीजिए मेरा सूरज है, ये रही पृथ्वी, ये रही पृथ्वी, ये ऐसे पहली बात तो झुकी है, ये ऐसे नहीं, ये क्या है? ऐसे झुकी है। अब देखो सूरज तो अपनी जगह पर है, अब जब पृथ्वी से झुकी है तो कौन सा पार्ट सूरज के सामने है? बताइए कौन सा पार्ट सूरज के सामने? ये एक्स वाला पार्ट ऊपर है और नीचे वाई है, बीच में ए है, इक्वेटर, बीचों बीच वाला पार्ट, इसको ए माना है मैंने, इक्वेटर माना है। ये पृथ्वी का ऊपर वाला पार्ट है, ये इस भूमध्य रेखा के नीचे वाला पार्ट है। मतलब समझा, मैंने पूरी पृथ्वी को बीचों बीच से दो भागों पहले तो बांट दिया, ये ऐसे बांटा तो दो भाग बढ़ गए, ये ऊपर ये नीचे, ये बीच की लाइन हो गई, इसके एक ऊपर हो गया क्योंकि ये उत्तरी दिशा में है इसलिए उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा, तो इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक, और हम जानते हैं पृथ्वी कैसे ऐसे है, ना कि ऐसे ऐसे झुकी हुई। तो ये रहा सूरज, तो एक टाइम तो ये पृथ्वी ऐसे आएगी, इसके सामने वाला कौन सा भाग सामने आ जाएगा? उत्तर वाला भाग सामने आ जाएगा। ठीक, और एक समय जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो ये ऐसे आ जाएगा, देख रहे हैं, ये वाला पार्ट सामने आ जाएगा, देख रहे हैं? देखिए यहां पर कौन सा पार्ट सामने है? ऊपर वाला, ऊपर वाला। यहां तो लाइन पे हमेशा रोशनी पड़ेगी, लेकिन अब रोशनी ऊपर चली गई, देख रहे हैं, ऊपर चली गई, और नीचे रोशनी अब कम जा रही है। लेकिन जब पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमते 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 यहां ऐसे आ गई, तो बताइए अब कौन सा पार्ट सूरज के सामने में? सूरज के पीछे भी तो रोशनी है, ये सूरज तो आपका गोला है, सिर्फ यहां मत सोचिएगा इधर ही रोशनी देगा, वो तो चारों तरफ देगा रोशनी ना, तो उधर भी तो रोशनी जा रही है। अब बताइए कौन सा पार्ट सामने आ गया जब ऐसे होगी पृथ्वी? नीचे वाला। तो एक टाइम ऐसा जब सूरज की रोशनी यहां पड़ रही होती, एक टाइम ऐसा जब सूरज की रोशनी यहां, अब इसके नीचे कभी नहीं जाएगी, इसके ऊपर कभी नहीं जाएगी। तो हमने अपनी सुविधा के लिए इस लाइन का नाम दे दिया दोस्तों, इसका इसका इसका, इंसान ने अपनी सुविधा के लिए इन रेखाओं को क्या दे दिया? नाम दे दिया। जैसे बीच वाली रेखा पहले खींच लो इस तरीके से, लेटी हुई रेखा, क्योंकि ये 0 डिग्री है, यहीं पर तो कंपास रख के इस तरीके से चाप आपने मारा, वो बिंदु जो है तो वो 0 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? हो गया भैया। और दूसरी चीज, इस 0 डिग्री के ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला भाग, क्योंकि गोले का क्या हो गया? आधा हो गया ना। वैसे पृथ्वी गोला तो नहीं है, ज्वाइड आकार की है, लेकिन समझने के लिए मान चलिए पृथ्वी को ऐसे मान के चल रहे हैं। ऊपर वाला इस गोले का भाग कैसा हो गया? गोले का आधा हो गया कि नहीं हो गया? गोले का 2 आधा हो गया, एक ये आधा एक ये आधा, मतलब ये रहा आपका एक गोले का आधा, मतलब ये रहा एक गोलार्ध, हेमिस्फीयर, स्पेलिंग पे मत जाना इसलिए बोल दे रहा हूं, हेमिस्फीयर। एक नीचे गोले का आ गया आधा, है ना, एक तो ये आधा, ठीक, और दूसरा आपका ये वाला गोला आधा, है ना, गोला 2 भाग में बढ़ गया। अब नाम देने के लिए कोई आपसे कहे तो क्या नाम दोगे भैया? ये वाला गोला, देखिए दिशा ऐसी होती है ना, ऐसे होती है ना, ये वाला नॉर्थ है, इसका ठीक अपोजिट साउथ है, यहाँ ध्रुव तारा होता है ना नॉर्थ ऊपर, और इसके 90 डिग्री हो गए इधर, तो ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया। क्या हो गया? ईस्ट, बोले तो पश्चिम, और ये क्या हो गया? वेस्ट, बोले तो पूरब। क्लियर? डायरेक्शन इस तरीके से होगी। अच्छा, तो अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं गोलार्ध की। तो मुझे बताइए हम इन डायरेक्शन की बात करें या इन डायरेक्शन का? हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका और इसका, ऊपर नीचे की बात हो रही ना। तो ये कौन से गोले? गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोले का आधा। ये कौन सा गोले का आधा है? उत्तरी, यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया ये। और ये कौन सा हो गया? साउथ, दक्षिणी गोलार्ध हो गया कि नहीं हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो पहले तो आपको दिमाग में ये रखना होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही ये 0 डिग्री है, अच्छा 0 डिग्री हमने कैसे मान ली? इसलिए मान ली क्योंकि भूमि के मध्य की रेखा है। ठीक, अच्छा अगली चीज हमें क्या देखना है? देखिए मैंने अभी जो आपको समझाया, क्या समझाया कि दोस्तों ये तो 0 डिग्री है, चलो ठीक है मान लिया 0 डिग्री है, भूमि के मध्य की रेखा। सूरज कहां तक जा रहा था? ऊपर अगर जा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ कहां तक जा रहा था? यहां तक, इस लाइन तक। और जब नीचे जा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ यहां तक, ऐसे रख लो, ये इसकी सीध पे ले आता हूं मैं,
ये रख लिया, ये तो 0 डिग्री आ गई, ये आपकी 0 डिग्री है, ये इस तरीके से आया, ये फिर ठीक इसके सामने ये होगी। अब ये वाली लाइन नीचे वाली आ गई, ये हो गया कि नहीं हो गया? अब ये कितना डिग्री झुकी थी पृथ्वी? 13.5 डिग्री झुकी थी, तो 13.5 डिग्री ऊपर नीचे होगा, यानी ये लाइन का जो मान होगा वो कितना होगा? 13.5 डिग्री होगा, यानी ये भी 23.5। कहाँ? उत्तर है कि दक्षिण है? बताइए कौन सा गोलार्ध में है ये? भाई उत्तर में है। उत्तर, नॉर्थ, और ये क्या है? 13.5 डिग्री दक्षिण। भाई 0 डिग्री के ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हो जाओगे ना, कहाँ तक जाओगे? 90 तक। कहाँ तक जाओगे? 90 तक ऊपर चले गए। ऐसे ही इसके नीचे भी तो जाओगे, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 करते करते कहाँ तक जाओगे? 90 तक। अब इसको ग्राफ में भी समझाते हैं, पहले इसको समझिए। यानी कितने अक्षांश नीचे हैं? दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांश हो गए? 90। और इस उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश? 1 2 3 4 5 6। इसको ऐसे समझिए, ये है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक। फिर इसके ऊपर चल लें, ये 0 के ऊपर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री ऐसे चली गई, फिर 2 डिग्री ऐसे चली गई, फिर 3 डिग्री ऐसे करते करते कहाँ तक आ गए? 15 डिग्री तक। फिर 16 डिग्री ऐसे चली गई, फिर 17 डिग्री चली गई, 18 19 20 21 22 करते करते कहाँ तक आना है? 23 डिग्री तक। और इसी तरीके से आप कहाँ चले गए? 90 डिग्री उत्तर तक, ठीक है। इसी तरीके से पृथ्वी अभी ऐसे झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है ना, इसलिए ये वाला पार्ट नीचे जिसमें चला गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे बीचों बीच में रखें तो सेम यही चीज नीचे यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। यही चीज मैंने आपको यहाँ समझाई। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। होता क्या है भाई, इसका नाम हमने रख दिया। क्यों नाम रख रहे हैं समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि हमें क्या जरूरत पड़ गई इस लाइन को लेने की? जरूरत ये पड़ गई कि भैया इसके या तो सूरज ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी इसको पार नहीं करेगा, सूरज इसके नीचे भी नहीं जाएगा। अच्छा, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बोले तो कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी ये कौन सा पूरा गोलार्ध है दोस्तों? इसके ऊपर वाला कोई गोलार्ध क्या कहला रहा है? ये पूरा गोलार्ध है नॉर्थ, और नीचे कौन सा गोलार्ध है? साउथ। और लाइन कौन सी है? इसके ऊपर नॉर्थ, इसके ऊपर साउथ। तो भाई नॉर्थ में यानी उत्तरी गोलार्ध में 13.5 डिग्री की जो लाइन गई है, अक्षांश गया है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कर्क। कौन सी लाइन कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। फिर इसके नीचे आओगे 13.5 डिग्री, नीचे वाली को रेखा को क्या कहोगे? मतलब 13.5 सिर्फ यहाँ पे थोड़ी है, 13.5 यहाँ पे भी तो है, दोनों गोलार्धों में 13.5 होगी ना। तो क्योंकि 0 के ऊपर यहाँ जाना है, 0 के नीचे यहाँ जाओगे, और दोनों 0 से ऊपर जाओगे तो कहाँ तक जाना है? 90 तक, और नीचे भी तो 0 से जाओगे तो 90 तक जाना है, 90 अक्षांश तक। अच्छा भैया, क्या पता चल रहा है? इसको आप कहते हो मकर। अब समझ में आया कर्क और मकर किसे कहते हैं? कर्क और मकर किसे कहते हैं? ठीक। अच्छा, इतना क्लियर हुआ? अब देखो क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे यहाँ? घूम रही है पृथ्वी, क्या कर रही है? ऐसे झुक करके इस तरीके से इस डायरेक्शन में घूम रही है। वजह क्या थी? रात और दिन। कैसे रात दिन हुआ समझ में आया? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे। आप देखिए एक चीज और, होता क्या है कि पृथ्वी एक टाइम पे तो सूरज के ऐसे आती है और एक टाइम पे ऐसे आती है। यही मैं कहना चाह रहा था आपसे। तो कर्क और मकर समझ लियो, तो मैं आगे बढ़ूं। अब इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। देखो दोस्तों, अक्षांश के बारे में एक बार फिर से जान लो, अक्षांश के बारे में एक बार और जान लो। जो ऐसे लेटी हुई रेखाएं होंगी पूरे ग्लोब पर इस तरीके से, ये क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। और इन सब के बीच में दूरियां क्या होती हैं? एक समान होती हैं। दूरियां क्या होती हैं? एक समान होती, पैरेलल होती हैं। जैसे ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है? ये दूसरे क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। पहली चीज तो ये जान लीजिएगा, ठीक है। और बीचों बीच में, जो सबसे बीचों बीच में, तो उसे कौन सा अक्षांश कहते हो? 0 डिग्री अक्षांश, जिसको आप भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहा जाता है। भूमि के मध्य की रेखा, क्योंकि भूमि के ठीक मध्य से गई है, तो ऊपर और नीचे दो भागों में हमने बराबर बराबर बांट लिया इसको। तो पहली चीज तो हमने क्या जाना है? समानांतर। दूसरी चीज हमने जाना है 13.5 डिग्री उत्तर को कार्क कहते हैं और नीचे वाले को, ठीक। अब देखिए, मेरा कहने का ये मतलब है कि पृथ्वी जब क्या कर रही है? इस परिभ्रमण के दौरान क्या कर रही है? परिक्रमण भी कर रही है। समझते हैं? इसको समझ लिया हो तो रुको, अभी समझाता हूं।
देखिए कलर देख लिया, गति देख ली, उसका असर देख लिया, बाकी आप यहाँ कुछ चीजें देख रहे हैं। अब जरा सी चीजें हम देखेंगे परिक्रमण पर। परिक्रमण भी तो कर रही है पृथ्वी, सूरज का भी तो चक्कर लगा रही है, ऐसे अपना तो चक्कर लगा ही रही है, बाद में सूरज का भी चक्कर लगा रही है, और जब अपना चक्कर लगा रही झुका है, झुकी होने की वजह से हमने कर्क और मकर रेखा मान लिया था। अब यही कर्क और मकर रेखा बारी बारी से सूरज के सामने आएगी और ऋतु में क्या आएगा, परिवर्तन होगा। ऋतु में क्या होगा दोस्तों, परिवर्तन होगा। और इस घूमने को कौन सी गति कहते हो, परिक्रमण कहते हो। क्या कहते हो, परिक्रमण कहते हो। आइए परिक्रमण को समझते हैं। अगली चीज परिक्रमण पे आओ। देखिए परिक्रमण का मतलब समझ में आया। पहली चीज तो ये क्या कर रही है, सूरज का क्या लगाती है, चक्कर लगा रही है। वो था अपने ही धुरी पे घूम रही, खुद ऐसे घूम रही। अब क्या कर रही है, सूरज का भी चक्कर लगाएगी। तो सूर्य का क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। भाई कितना समय लग जाता है इसको सूर्य का चक्कर लगाने में, मतलब समझे, मतलब इसको समझिएगा। सूरज का चक्कर लगाने में जैसे बीच में है सूरज, अब पृथ्वी को कुल कितना समय लग जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ चलना, यहाँ देखिए यहाँ मार्च में चल रही है यहाँ से, अब ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे घूम के वापस अपनी जगह पर जब आ जाएगी तो एक चक्कर माना जाएगा ना इसको, कि जब यहाँ से चली और ऐसे घूम करके वापस आई तो एक चक्कर हो गया इसका, 1 साल हो गया। यहाँ से यहाँ गई तो कितना समय लगा, 3 महीना यहाँ से यहाँ। फिर यहाँ से यहाँ गई तो कितना समय लगा, 3 महीना। यहाँ से यहाँ गई तो कितना समय लगा, 3 महीना। यहाँ से यहाँ गई तो फिर से 3 महीना हो गया। टोटल मिला करके वापस जब आ रही है तो टोटल कितना हो गया, देखिए 3 महीना हो गया ना, 12 महीना, 1 साल हो गया। ठीक दोस्तों, तो 1 साल हो रहा है, किस वजह से हो रहा है भैया बताओ, कौन सी गति की वजह से 1 साल हो रहा था। वो गति थी परिक्रमण। क्या थी, परिक्रमण। तो समझिएगा इससे क्या हो रहा है, इससे आपका बन रहा है सोलर ईयर, सौर्य वर्ष। सोलर ईयर क्यों कह रहा हूं समझाऊंगा अभी। मैंने कैलेंडर ईयर क्यों नहीं कहा, अगला क्वेश्चन यहीं पर है आपका। मैंने कैलेंडर ईयर क्यों नहीं कहा, समझिएगा इसको। देखिए होता क्या है, सोलर ईयर का मतलब है कि ये रहा सूरज, ये रही पृथ्वी, इसको जो ऐसे चक्कर लगा रही होती है ना, तो असल में हम मान लेते हैं कि 365 दिन हो गया। देखिए जब ये ग्राफ आप देखेंगे तो हम ये मान लेते हैं कि वापिस आई पृथ्वी कितने समय में, 365 दिन में। लेकिन आप जानते हैं कि 365 दिन नहीं भैया, कुछ समय ज़्यादा लगता है। जानते हैं क्या लगता है, समझिएगा। इसको लग रहा है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। ठीक है, मतलब 365 दिन तो हो गया, चलो समझ में आता है कि आपने 365 दिन का हम 1 साल मान लेते हैं। क्या हर साल 365 दिन का मानते हो ना, चौथा साल जो आता है उसको 366 कर देते हो ना, 1 दिन बढ़ा देते हो ना। बता रहा हूं क्यों बढ़ाते हो। और ये देखिए जरा, असल में ये कितना समय हो गया जानते हैं, लगभग कितना घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया कि नहीं हो गया, ये लगभग कितना घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया। 365 दिन तो है ही इसमें एक चक्कर लगाने में, लेकिन इतना घंटा लगभग ये कितना, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 6 घंटे के बराबर हो गया ना। 6 घंटा एक्स्ट्रा हमने जोड़ा ही नहीं अभी। हमने 365 जैसे ये पृथ्वी यहाँ से चली, ऐसे आई, ऐसे रुकी, हमने कहा भैया 365 दिन हो गए, 1 साल खत्म हो गया। लेकिन भैया 1 साल में कितना दिन बच गए, कितना घंटा बच गया, 6 घंटा बच गया। अब देखिए 1 साल घूमी, कितना घंटा बच गया भैया, 6 घंटा बच गया। फिर दूसरी बार घूमी, फिर कितना घंटा बच गया, 6 घंटा फिर से बच गया। फिर उसकी देखिए 1 साल घूमी, कितना घंटा बचा, 6। दूसरी साल फिर घूमी, फिर हमने माना कि 365 दिन का ही साल है तो 6 घंटा फिर से बच गया। फिर तीसरे साल घूमी, हमने फिर मान लिया अभी कि भैया 365 दिन हुआ है, यानी 6 घंटा फिर बच गया। अब चौथे साल जब एक फिर से घूमेगी, 6 घंटा फिर से हुआ, तो जरा भैया जोड़ लो सबको, चौथे साल कितना हो गया, 6 4 या 24, 24 घंटा बच गया कि नहीं बच गया पूरा। क्या अब इस 24 घंटे को भी छोड़ दोगे चौथे साल, नहीं, ये तो पूरा 1 दिन है, जोड़ना पड़ेगा। तो परिणाम रहा चौथा साल लीप ईयर हो जाता है और फरवरी 1 दिन बढ़ा दी जाती है। 28 से कितना हो जाता है, 29 दिन की हो जाती है। क्या हो जाती है, फरवरी, उसमें 24 घंटा हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। समझ में आया क्यों ऐसा करते हैं। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे,
पहला काम तो इसके घूमने से ये हो रहा है, परिक्रमण से, कि साल सौर वर्ष है, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कैलेंडर वर्ष क्यों नहीं कहा। देखो भैया, कैलेंडर वर्ष इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपसे जो कहा, ये जो मैं घटना बता रहा था आपको, ये सौर वर्ष है, सूरज के साथ पृथ्वी ऐसा कर रही होती है, असल में ये हो रहा होता है। लेकिन हम मानते क्या है, 365 दिन का ही तो मानते हैं, 6 घंटा हम छोड़ देते हैं हर साल। तो ये 365 दिन क्या है, कैलेंडर के दिन है, जो हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाए हैं, ये वो है 365 दिन। लेकिन अगर आप सौर्य का देखेंगे तो असल में सौर्य कैलेंडर ऐसा नहीं है, वो हर साल 6 घंटा क्या हो रहा है, छूट जाता है हमसे, हम तो उसको जोड़ते ही नहीं है कि भैया ये साल हमारा खत्म होगा अब 31 दिसंबर के 6 घंटे बाद, मतलब जनवरी में, जब जनवरी के सुबह के 6 बज रहा है तो अगला साल शुरू होगा। ऐसा तो हम नहीं करते ना, हम मान लेते हैं यहीं पर शुरू हो गया। तो ये क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कैलेंडर वर्ष, ठीक है। कैलेंडर वर्ष 365 दिन का, और लीप ईयर आ जाता है उसके बाद हर 4 साल में हम क्या करते हैं, एक दिन जोड़ के बराबर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भैया असल में क्या है, सौर्य वर्ष है कितना, इतना प्लस इतना, ये सौर्य वर्ष है। और इसको हटा दोगे, ये सिर्फ कैलेंडर वर्ष जो मैं कैलेंडर में सेट करके रखा है। तो समझ में आया। अब आइए चलते हैं। तो पहली चीज तो ये समझ में आई, सौर्य वर्ष स्पीड से घूम रही, लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, अब प्रति सेकंड की रफ्तार है, हर सेकंड इतनी स्पीड से क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट पे ऐसे बढ़ रही है। ये रहा सूरज, ये पहले इतना ऐसे बढ़ रही है, हर कितना दूरी, लगभग 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड ऐसे बढ़ जाती है, फिर इतना, फिर ऐसे करते सूरज से क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। तो आपने देखा प्रभाव क्या है भैया इसका, जैसे वहां प्रभाव क्या पढ़ रहे थे आप, तो ठीक है ऐसे यहाँ भी प्रभाव पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, तो बताइए प्रभाव क्या दिख रहा है आपको भैया। तो प्रभाव दिख रहा है, पहला तो साल, क्या बन रहा है, साल। तो साल ईयर, क्या फर्क पड़ गया, साल हो गया, कोई बात नहीं, बना था साल, अरे नहीं भैया, साल जो बन रहे हैं इनमें बहुत सारी आ रही क्या, सीजन्स, ऋतुएं, समझ में आया कि नहीं आया। यानी ऋतु का परिवर्तन किस वजह से होता है, पृथ्वी का कौन से रोटेशन की वजह से हो रहा है। एक तो वो झुकी, ये तो बात सच है, उससे प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ये सिर्फ झुकी रहती तो क्या पूरी दुनिया में ऋतु परिवर्तन हो जाता है, नहीं ना भैया, इसका घूमना भी तो जरूरी है। तो ये जो परिक्रमण काल है ना, इसकी वजह से ऋतु में परिवर्तन होता है। अब आप सोचोगे सर कैसे हो रहा है ऋतु में परिवर्तन, समझते हैं इसको भी क्या हो रहा है। देखो मैप को ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है आपको, कुछ कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, कुछ कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये रहा उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। आपको दिख रहा होगा कुछ जगह पर छाया पड़ रही है, कुछ जगहों पर छाया पड़ रही है, और कुछ जगह पर आप देखेंगे कुछ रोशनी कुछ ज्यादा बढ़ी हुई है, कुछ जगह पर रोशनी ज्यादा बढ़ी हुई है, कुछ जगह पर तो बराबर। देखिए होता क्या है, जब पृथ्वी आती है कहाँ, 23 मार्च, इसको मैं आपको अलग से समझाता हूँ, इसको हम ग्राफ पे हाथ से समझाएंगे, कैसे हो रही ऋतुएं, क्या हो रहा है फर्क, सब कुछ। जैसे मान लीजिए बीच में ये रहा अपना सूर्य, सन, ठीक है, सन, और पृथ्वी गोले आकार में इसका चक्कर नहीं लगा रही है, पृथ्वी ऐसा नहीं गोले आकार में इसका ऑर्बिट है, ऐसा नहीं, पृथ्वी ऐसे आती है, ऐसे आती है और ऐसे घूम रही है पृथ्वी। यानी पृथ्वी कहाँ है, दिखाता हूँ आपको, ये रही पृथ्वी पहले यहाँ, ठीक, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ से यहाँ आई, और फिर यहाँ से आई, और फिर चली गई अपनी जगह पर, 1 साल हो गया। अच्छा इस ग्राफ में कुछ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बताओ। देखिए आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पर, क्या दिख रही होगी, एक जगह जब दूरी ज्यादा है, एक जगह जब दूरी थोड़ा कम है, देख रहे हैं, ये लाइन लंबी है, ये लाइन पास है ना। एक जगह जब सूरज से पृथ्वी बहुत दूर हो जाती है, उसे आप क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर। अपहेलियन के नाम से आप इसको जानते हैं। कितनी दूरी हो जाती है लगभग इसकी दूरी हो जाती है 15.20 या 21 के आसपास होता है, 15.20 करोड़, 15.20 करोड़ किलोमीटर दूरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। और जब आप देखेंगे यहां पर जब दूरी कम है तो दूरी लगभग कितनी आ जाती है, 14.71 करोड़ किलोमीटर। दूरी जब ज्यादा है तो उसे क्या कहते हो, अपसौर। दूरी जब पास है तो उसे क्या कहते हो, उपसौर। पेरिहेलियन। डेट, हाँ आपसे डेट पूछ रहा था भैया, डेट कौन सी है बताओ।
ये डेट कौन सी हो सकती है? पृथ्वी सूरज से क्या हो गई? दूर हो गई, तो अंदाजा लगाओ ठंडी है या गर्मी। आप आग के गोले से क्या हो गए? दूर हो गए, तो ठंडी है या गर्मी? मैं आपको 2 डेट दे रहा हूं, अंदाजा लगाओ कि कौन सी डेट हो सकती है इसके लिए। बताइए, एक डेट है 3 जनवरी, दूसरी डेट है 4 जुलाई। अब आम इंसान, देखिए होता क्या है, सूरज और पृथ्वी के बीच में जो दूरी बढ़ गई तो आपको लग रहा होगा कि ये डेट होगी ये 3 जनवरी, जबकि ऐसा नहीं है। जब दूरी बढ़ी तो डेट है 4 जुलाई, 4 जुलाई। और जब दूरी कम हुई है ना, तो आपको लग रहा होगा ना कि दूरी जब कम होगी तो गर्मी ज़्यादा होगी। भाई सिंपल सी बात है, तब तो गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप देखेंगे डेट क्या है इसकी? 3 जनवरी। अब आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है? 3 जनवरी को ठंडी पड़ रही होती है। अगर सूरज के करीब है पृथ्वी तो 3 जनवरी की ठंडी थोड़ी पड़नी चाहिए, लेकिन 3 जनवरी क्या पड़ रही है? ठंडी पड़ रही है। देखिए कपड़ा तक कैसे पहने हुए हैं। मगर वहीं आप चलिए 4 जुलाई में स्वेटर पहन के घूमोगे, कहोगे कि भैया हमने पढ़ा है कि पृथ्वी से सूरज से पृथ्वी की दूरी ज़्यादा हो जाती है, मात्रा कुछ कम हो जाती है रोशनी की, ये तो ठंडी का मौसम तो सूरज नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता समझेंगे इसको। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। किस पे समझाना चाहता हूँ? उस ग्राफ पे, लेकिन इसको पहले समझिए। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन दिमाग में रखना, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें कि क्या ऐसा मामला है। जो नया ग्राफ बना ही देता हूँ, नहीं तो हौच पौच हो गया है। इसी को मैं नया ग्राफ से बना रहा हूँ। ये रहा सूरज, ठीक है, सूरज, और लगा रही पृथ्वी इसका क्या चक्कर। अब इस ग्राफ में मत जाना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ अब जो कर रहा हूँ, है ना। ये मत जाना ये दूरी कम हो गई सर, ये दूरी कम हो गई, यहाँ और गर्मी होनी चाहिए, मैं ये नहीं बताना चाहता। मैं अब ग्राफ बना रहा हूँ दूसरी चीज़ को समझाने के लिए। आपको क्या समझा रहा हूँ देखिए। पृथ्वी को पहले लोकेट कर लीजिए। एक बार पृथ्वी को यहाँ रख लेते हैं, एक बार पृथ्वी को यहाँ रख लेते हैं, एक बार यहाँ रख लेते, एक बार यहाँ रख लेते, ठीक। अब पृथ्वी पे मैंने कहा था ना वो लाइन अब आ गया अक्षांश का नंबर। जरा लाइन खींचो, दिमाग लगाओ, लाइन पर आइए। ये तो लाइन पहले से बन गई, ये हो गई ये वाली लाइन, क्या हो गई? ये हो गई कर्क रेखा, ठीक। बीच वाली क्या हो गई? 0 डिग्री, और नीचे वाली क्या हो गई? मकर रेखा, ठीक। इस तरीके से यहाँ आ जाओ। ग्राफ को थोड़ा सा और इजी तरीके से बनाते हैं, नहीं तो गड़बड़ होगा। सन, सूर्य। सन को इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, दूर है, इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे। ये रहा सन, सूरज दिख रहा है आपको। अब बात करते हैं पृथ्वी के ऑर्बिट की। ये रही पृथ्वी आपकी, ऐसे आई और कुछ इस तरीके से ये उसका ऑर्बिट है। अब जरा बात करते हैं पृथ्वी की। देख भाई फोन करो। और ये इसकी सीध में आ गया, ठीक है। जरा लाइन को लोकेट करते हैं, लाइन को लोकेट करते हैं। यह लाइन क्या हो गई? 3.5 डिग्री, वो बोले तो कर्क रेखा। बीच वाली लाइन क्या हो जाएगी? बीच वाली लाइन 0 डिग्री, और इसके नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी भैया? मकर रेखा। क्लियर हो रहा है? नीचे वाली लाइन क्या कहलाएगी? मकर रेखा, ठीक। ठीक इस तरीके से यहां देखो, ये रहा 0 डिग्री, ये रहा कर्क, और ये रहा मकर, ठीक है। फिर ठीक इस तरीके से यहां मकर, 0 डिग्री, कर्क, ठीक है। इस तरीके से यहां कर्क और मकर। हम लोग शुरू करेंगे मार्च से, 21 मार्च। डेट क्या है? 21 मार्च। लगभग खत्म होने का कगार पर है मार्च। और 21 मार्च को आप देखेंगे सूरज पृथ्वी के ठीक बीचों बीच में चमक रहा होता है। यहाँ
यहाँ ठीक इस इतने पोर्शन में चमक रहा था, बीचों बीच में। अगर मान लीजिए पूरी पृथ्वी है तो पूरा भाग अगर ये 100 है तो 50 कहाँ है, ये 50 बीचों बीच में। यहाँ सूरज की रोशनी सीधे चमक रही होती है। ठीक, तो देखा जाए तो कौन सी लाइन पे सीधा चमक रहा है, ये भूमध्य रेखा थी और ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा थी, तो कौन सी लाइन पे चमक रहा है, बिल्कुल सही भूमध्य रेखा पर। तो हुआ क्या, ये है डेट आपकी, क्या डेट है इसकी डेट है, ऐसे समझते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं इसको, 21 मार्च। जरा फिगर देखो क्या हो रहा है इस समय। ये हो रहा है, ये सूरज की रोशनी ये ऐसे पड़ रही है, अभी नीचे नहीं जाना है, बीचों बीच में इस पे पड़ रही होती है 0 डिग्री के ऊपर नीचे। ठीक है, ठीक बीच कर्क पे भी जाएगी, मकर में भी जाएगी, लेकिन थोड़ा तिरछा जाएगी। ठीक, कुछ इस तरीके से तिरछा जाएगी, यहाँ जाएगी लेकिन तिरछा जाएगी। मगर सीधी कहाँ पड़ेगी, सीधी जो पड़ेगी भैया वो ये रास्ता है, ये इतने पे क्या पड़ रही है, सीधी पड़ रही है। क्लियर हुआ। अब देखिए होता क्या, पृथ्वी घूमेगी, आगे चलेगी और आगे आएगी, यहाँ पहुंची, कितना समय लग गया, 3 महीना। कितना समय लग गया, 3 महीना। अब भाई मार्च तो लगभग खत्म है, तो बचा क्या, अप्रैल मई जून। तो 21 जून को क्या डेट पड़ेगी, देखिए 21 जून की घटना आप जरा देखते हैं। 21 जून को क्या हो रहा है, बताइए सूरज के सामने कौन सी लाइन पड़ रही है, कर्क, 0 या मकर। किस पे रोशनी पड़ी, पहले सीधी रोशनी किस पे पड़ रही है, भैया कर्क पे पड़ रही है ना। तो आप देखेंगे सूरज 21 जून को कहाँ चमक रहा है, कर्क पे चमक रहा है। और आप बार बार एक चीज पढ़ते हो कि अगर ये रहा भारत, तो भारत ठीक बीचों बीच से गई हुई कर्क रेखा, तो 21 जून को सूरज सीधे इस पे पड़ रहा है, तो तापमान यहाँ क्या होगा, ज्यादा, और दिन भी क्या होंगे, बड़े होंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में दिन क्या होगा, जब तराजू बीचों बीच में है वहां पर, तो पूरी पृथ्वी पे दिन और रात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कर्क रेखा पे सूरज की रोशनी सीधे पड़ रही है, तो जितने भी इलाके हैं उत्तरी गोलार्ध वाले, उनको क्या मिलने वाली है, ज्यादा रोशनी। जितने भी इलाके हैं ये वाले, ये जितने भी इलाके हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगी, रोशनी मिलेगी। मतलब भूमध्य रेखा से लेकर कर्क रेखा तक पर्याप्त रोशनी, बड़ा दिन होने वाला है 21 जून को, खास करके भारत में भी आप देखेंगे बड़ा जून, क्योंकि कर्क रेखा यहीं से गुजर रही है, तो इस पे सीधे रोशनी पड़ती है। प्लस ये जो ध्रुव है, ध्रुव यहाँ ध्रुव नॉर्थ पोल, यहाँ पे 6 महीने का क्या पाया जाएगा, दिन पाया जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं सूरज लगातार यहाँ गिर रहा है, तो 6 महीने का दिन हो गया। लेकिन नीचे क्या रोशनी पहुंच पा रही है, इस ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच पा रही है, साउथ पोल पे पहुंच पा रही है, नहीं ना, तो 6 महीने की यहाँ रात हो गई। और क्या मकर पे रोशनी उतनी ज्यादा जा पा रही है, क्षण के जाएगी, बहुत थोड़ी मिलेगी, बहुत थोड़ी मिलेगी यहाँ पर मकर पर। मकर जो दक्षिणी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया यहीं पर है, ऑस्ट्रेलिया यहीं पर है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये मकर रेखा पर। तो मकर में क्या होने वाला है, मकर रेखा में जितने इलाके होंगे वो क्या होंगे, इस समय ठंडी हो रही होगी वहां पर भैया, वहां पे क्या शुरू हो गई, ठंडी शुरू हो गई। लेकिन ऊपर क्या है, गर्मी है, समझ रहे हैं इस बात को। नीचे इस समय छोटी दिन बड़ी रात, यहाँ पे जितने भी देश होंगे यहाँ दिन क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे, रात क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, सूरज की रोशनी बहुत कम समय के लिए आ रही है। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होने वाले हैं और रातें छोटी होने वाली, मौसम गर्म होने वाला है और भारत में मानसून खिंचने वाला है, क्योंकि तापमान जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही भारत की जमीन गर्म हो जाएगी। और जमीन जैसे ही गर्म होगी तो जिस तरीके से पानी जिस पतीले में रखा हुआ है और पतीले को आपने नीचे से गर्म किया, तो ये जो तलहटी होती है पतीले की ऊपर जिसमें पानी लगा है, वो गर्म होकर के हल्का होकर के क्या करता है, ऊपर उठता है। ठीक है, हवा भी क्या करेगी भाई, यहाँ से ऐसे उठना शुरू करेगी, लेकिन बीच में जगह खाली हो गई, प्रेशर लो हो गया, जिसको भरने के लिए समुद्र से हवाएं चलेंगी और पानी लेकर के भारत में आएंगी। और आप देखेंगे क्योंकि समुद्र से नल नहीं है तो पानी लेकर के आएंगे और बरसात यानी बारिश की शुरुआत। अच्छा, ये तो हो गया कर्क वाली बात। फिर यहां से यहां चलने में कितना समय लग रहा है भैया, 3 महीना। तो जून लगभग खत्म है, तो क्या आने वाला, हाँ सितंबर, तो वही 23 सितंबर। क्या हो रहा है सितंबर में, सेम वही कंडीशन। देखिए सितंबर में फिर से वही चीजें हो गई, सितंबर आते आते सेम वही कंडीशन जो यहां पे थी। देखिए ये और ये सेम है कि नहीं है, सेम है भैया। जैसे यहां पे सीधी पड़ रही थी, ठीक इसी तरीके से यहां पे भी आप देखेंगे सीधी रोशनी पड़ रही है, किस पर, 0 डिग्री पर। और यही जो यहां हुआ था पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर, ऐसे पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर। इक्विनॉक्स कहा जाता है, यानी विषुव कहा जाता है। ये भी विषुव है, ये कंडीशन भी क्या कहलाएगी, विषुव कहलाएगी, इक्विनॉक्स कहलाएगी। ये कंडीशन भी क्या कहलाएगी, विषुव कहलाएगी। बस थोड़ा सा नाम अलग है, क्योंकि यहाँ ठंडी आ रही है, ठीक है,
ठंडी आ रही है तो इसको विंटर इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं, और क्योंकि यहाँ पर मार्च का मौसम है वो बसंत वाला इक्विनॉक्स के नाम से आप जानते हैं, ठीक है ना। विंटर सॉलिस्टिक और एक होता है सॉलिस्टिक, कौन सा होता है, ठीक। आगे देखिए, अब यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लग रहा है, फिर से 3 महीना भैया, सितंबर खत्म हो गया, 7 ही दिन बचा है, सितंबर खत्म। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पर ये कंडीशन कौन सी है, 22 दिसंबर। भैया क्या हो रहा है 22 दिसंबर, कौन सी लाइन पर सूरज की रोशनी सीधे पड़ेगी जरा बताओ, मकर पर, और वो 0 डिग्री तक तो जाएगी, ऐसा नहीं है, मैंने कहा इन दोनों के बीच में ही रहता है जब भी रहता है। और यहाँ पर क्या होने वाला है, 6 महीने का अब दिन ध्रुव, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में क्या था, यहाँ पर 6 महीने की रात, उत्तरी ध्रुव में क्या था, 6 महीने का दिन। 6 महीने क्यों लग रहा है अभी समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में क्या हो रहा है, अब दिन हो रहेगा, जानते हो कितने दिन रहेगा, 6 महीने तक रहेगा, जब तक ये यहाँ से होते हुए यहाँ वापस नहीं आ जाता। तो 3 महीना यहाँ लगेगा, 3 महीना यहाँ लगेगा, यानी यहाँ से यहाँ 3 महीना, यहाँ से यहाँ 3 महीने में, तो तब तक वहाँ पर क्या रहने वाली है, रोशनी ना भैया, तो 6 महीने का वहाँ दिन रहेगा। लेकिन जब यहाँ से यहाँ जाएगा 3 महीना, यहाँ से यहाँ, तब तक सूरज कहाँ चमक रहा है, उत्तरी गोलार्ध में, तो वहाँ पर दिन होने वाला है, उत्तरी गोलार्ध के नीचे होने वाली है रात। तो यहाँ पे तो दिन हो गए 6 महीने के, जब तक ये वापस नहीं आएगा तब तक 6 महीने तक का दिन रहेगा। अब मकर में सूरज की रोशनी अब सीधे चमक रही है, तो गर्मी होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और दिन कैसा होने वाला है, बड़ा, रात क्या होने वाली, छोटी, तापमान क्या होने वाला है, ज्यादा। लेकिन वहीं अगर कर्क की बात करें, जहां भारत है, भारत यहीं पर तो है, ये कर्क बीचों बीच में भारत, तो मुझे बताइए अगर यहाँ भारत है तो यहाँ दिन कैसे होने वाला है, छोटा या बड़ा 22 दिसंबर को, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा यहीं तक जाएगी, उसके बाद तो जाने वाली नहीं है, मकर को वो छुएगी ही नहीं, बहुत हल्की सी रोशनी जाएगी, तिरछी हो जाएगी, रेशियो उसका बहुत कम हो जाएगा। तो क्या होने वाला है बताइए, कर्क पर तापमान तो घटेगा क्योंकि सूरज की रोशनी अब सीधे नहीं चमक रही है, और साथ साथ में आप ये देखेंगे कि दिन क्या हो जाएंगे, छोटे, इस वजह से वहां ठंडी की शुरुआत, और गर्मी अब नहीं है, वो बहुत दिन बाद आने वाली है। क्लियर हो रहा है। तो भैया उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा हो गया कब, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा था कब। अब क्वेश्चन बता लोगे ना, क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। फिर उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन हुआ था कब, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन हुआ था कब, ठीक, ये चीज समझ में आ रही है। अच्छा, जब कभी सूरज कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ ये कर्क रेखा पे सीधा, तो इसे क्या कहेंगे, कर्क संक्रांति। और जब मकर समझे चमकेगा तो उसे क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। अच्छा, अब मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आया कि भैया जब ठंडी गर्मी में बोल रहा हूँ ना, कैसे ठंडी शुरू हो गई, यहाँ पर क्या शुरू हो गई अब ठंडी, यहाँ पे जबकि यही कर्क रेखा पे भारत था जब यहाँ पृथ्वी थी तो क्या हो रही थी, गर्मी, और यही कर्क रेखा पे भारत जब यहाँ पहुंच गया तो हो गई ठंडी। तो देखो ऋतु में क्या हो रहा है भैया, परिवर्तन हो रहा है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, यही चीज मेरा टॉपिक था कि भैया देख रहे हैं। अब इसको अब आप कैसे समझिएगा, इसको क्या समझने की जरूरत है अब तो मैंने आपको ग्राफ से समझाया, ये आपके किसी काम का नहीं है, फिलहाल मैं चल रहा हूं। हाँ, परिक्रमण में क्या क्या होता है समझ में आया, परिक्रमण में क्या होता है समझ में आया, कि वजह क्या होती है, स्पीड क्या होती है, उसका अंतर क्या पड़ता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए ये तो आप पृथ्वी को बाहर से देख रहे थे तो आपको ये चीजें दिखाई देगी। भैया क्या क्या दिखाई दी थी, जरा फिर से एक बार रिवीजन कर लो। क्या सबसे पहले आपको क्या दिख रहा था, कलर, कहा यार ये ब्लू भी है, ग्रीन भी है कुछ जगह पर। फिर आपने क्या देखा, फिर आपने देखा कि भैया ये गति कर रहा है, और कैसे गति, 2 तरीके की, एक तो परिभ्रमण, एक परिक्रमण, मतलब एक अपनी धुरी पे घूम रहा है, एक चक्कर लगा रहा है। जब अपनी धुरी पे घूम रहा है भैया तो क्या फर्क पड़ रहा था, तो ये पहली बात तो इससे झुकाव है, डायरेक्शन क्या थी घूमने की, ये थी। तो रात और दिन हो रहे थे। अच्छा, समय कितना लग रहा था, इतना, स्पीड क्या थी, ये। तो रात और दिन में आप एक चीज और जान लीजिए, आपने देखा होगा कि आप कभी कभी मैच देख रहे हैं, मान लीजिए फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं, और वो ऐसी जगह पर हो रहा है, मान लीजिए यहाँ हो रहा है, या मान लीजिए इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, आप यहाँ रहते हैं, मान लीजिए ऐसे इमेजिन करिए कि ए प्लेस पर फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, बी प्लेस पर आप खड़े हैं, पिक्चर देख रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं, यहाँ पे दिन है और यहाँ पर रात है। रात को 2 बजे उठ करके आप मैच देख रहे हो, मैच में आप जब लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो जब लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि यार वहां पे तो दिन है, मतलब मैदान में क्या दिख रहा है, दिन। तो आपको क्या लगता है, बड़ी बड़ी लाइट लगी होगी, क्योंकि आप अंधेरे में हो तो आपको लग रहा है कि वहां पे तो अंधेरा ही होगा, तो बड़ी बड़ी लाइट लगी होगी, तो उसी में सब खेल रहे। नहीं भैया, बड़ी लाइट नहीं लगी, वो दिन में ही खेल रहे हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि दिन और रात एक साथ हर जगह थोड़ी होती है।
समय में क्या होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। और इसको जानने के लिए आपको पढ़ना होगा देशांतर दोस्तों। अभी आपने इसके पहले क्या पढ़ लिया, अक्षांश, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, फिर आर्कटिक रेखा में आगे चल के आपको बताऊंगा, फिर अंटार्कटिक रेखा के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा पेटियां। जैसे इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, अक्षांश, अच्छा हो गया। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो अक्षांशों के, या अक्षांश में इसी में लिखूंगा, अक्षांश हम किस में लिखेंगे, इसी में लिखेंगे, घूम रही है और इस पे लेके चलते हैं, या चलो अक्षांश में अलग से बता दूंगा, वैसे वो कटिबंध कहते हैं, और दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। अच्छा भाई 16-10 किलोमीटर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ टाइम निकालना, ठीक है। हम क्या चर्चा करेंगे, टाइम की। देखिए पूरी पृथ्वी को हमने बीचों बीच से ऐसे बांटा हुआ है अपनी सुविधा के लिए, जैसे वहां बांट लिया था ना अक्षांश को सुविधा के लिए, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी बांट लिया है सुविधा के लिए, ठीक है। और समझ आ ही रहे इसको। देखो दोस्तों जो ग्राफ हमने बनाया था ना कि कब गर्मी कब ठंडी, जो ग्राफ बनाया था ना कब गर्मी कब ठंडी, इस पे थोड़ा सा आ ही जाओ नहीं तो छूट जाएगा। मुझे बताना है थोड़ा सा कटिबंध पेटियों के बारे में। जैसे कि मैंने चर्चा अभी की कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है, मतलब दो अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। ये देखो वो पेरिहेलियन कब हो रहा है, पेरिहेलियन जब दूरी, ठीक, और अपेरिहेलियन दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी सूरज से, किसकी, पृथ्वी की, और यहाँ पर सूरज की दूरी क्या है, पृथ्वी से कम है। ऐसी चांद भी करता है, कभी कभी चांद पृथ्वी से ज्यादा दूर रहता है, उसे कहते हैं एपोजी, जब पास आता है तो पेरिजी। अब सिजगी बताएंगे जब मैं आपको चंद्र ग्रहण वगैरह चर्चा होने वाली तब। अब एक चीज क्या छूट रहा है आपसे, देखिए भैया छूट तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं अक्षांश की, इन दोनों की जो ये बीच की दूरियां हैं, इसको क्या कहते हो, कटिबंध कहते हो, पेटी कहते हो। क्या कहते हो, कटिबंध कहते हो, पेटी कहते हो। पेटी क्यों कहते हो, जैसे मान लीजिए आम की पेटी आप लेकर के आए तो उसमें आम ही मिलेगा ना, अंगूर थोड़ी मिल जाएगा। आप अंगूर की पेटी लेकर के आए काले अंगूर की, तो उसमें काला अंगूर ही तो आपको मिलने वाला। वो पेटी आप उसमें लिखा है ना आम की पेटी, तो आप क्या सोच के ले रहे हो कि भाई आम ही आम होगा, मतलब उसके अंदर एक जैसे गुण वाले फल होंगे, इसीलिए इसको पेटी कहते हैं। क्योंकि ये जो पेटी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ 30 तक ले चलिए, ये ऐसे लीजिए यहाँ, फिर यहाँ 30 तक, ये पूरी पेटी सूरज के सामने हमेशा क्या कर रही होती है, रहती है। हमेशा साल भर आप देखेंगे सूरज की रोशनी आए चमकती रहती है। इस ग्राफ पे आइए, याद है, जरा देखो इसे, जहां पे जब पड़ा तो भी कहां से कहां तक पड़ रहा है भाई, यहां तो चलो बराबर पड़ेगा, या इस कंडीशन में क्या पड़ रहा था, इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में क्या पड़ रहा था, या आप इसको और आसान ग्राफ से समझिए, इसको और आसान ग्राफ समझिए। मान लीजिए ये रही अर्थ, ठीक है, और ये रहा कर्क, ये रहा मकर, ये रहा 0 डिग्री, ये है कर्क, कैप्सन और कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिक तो कैंसर, कैप्रिकॉर्न सेम लिखते हैं, तो मकर, ये है मकर, ये मकर है नीचे वाली, ऊपर कर्क, ये है 0 डिग्री। अब देखिए सूरज ये रहा, ये ना सूरज, पहले सूरज कहाँ चमक रहा है, ठीक इसके सामने, ठीक इसके सामने, ठीक है, लगभग यहां तक जाएगा। अब देखिए सूरज कुछ देर के बाद क्या कर रहा है, मैंने कहा ना सूरज उत्तरायण हुआ, कहां चला गया, ऊपर आ गया, सरक के कहां आ गया, मान लीजिए यहां आ गया इधर। अब सूरज कहां चमक रहा है, सीधा कर्क रेखा पर, तो क्या इस पे नहीं पड़ेगा, इस पे भी पड़ेगा भाई, इस पे भी पड़ेगा। देखिए मकर पर पहले पड़ रहा था, सॉरी 0 डिग्री पे पड़ रहा था, सूरज ऊपर चला गया तो कर्क पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन नीचे एक लाइन इसकी जो रोशनी की जा रही है मकर पे भी पड़ रही है, 0 डिग्री पे पड़ रही है, तो 0 डिग्री यहाँ पे भी है, 0 डिग्री यहाँ पे भी है। फिर सूरज नीचे आएगा, जब वापस 3 महीना लगा ऊपर जाने में, तो नीचे आने में भी 3 महीना, टोटल 6 महीना कहाँ रहा, उत्तरी गोलार्ध में रहा। अब जब नीचे आएगा तो 3 महीना फिर इसको लगा यहाँ। अब ये कहाँ रोशनी डाल रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब मकर से लेकर के यहाँ तक। तो अब सीधा रोशनी कहाँ पड़ रही है, मकर पर। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, मकर पे सीधा चमक रहा है और प्लस 0 पे भी चमक रहा है। फिर ऊपर जाएगा तो फिर से चमकेगा, 3 महीना नीचे आने में लगा, 3 महीना ऊपर जाने में, टोटल कितना दक्षिणी गोलार्ध में रहा, 6 महीने रहा। तो भैया बार बार देख रहे हो, या तो कर्क या मकर, और ये 0 डिग्री तो हर जगह है, हमेशा 0 डिग्री पर रहा। इसका मतलब ये जो लाइन है इसे कहते हो उष्ण कटिबंध। ये क्या उनसा कटिबंध कहलाएगा, उष्ण कटिबंध कहलाएगा भैया, ठीक है।
तो मैं वहीं आपको बताऊंगा भी कि पेटियां, मैं पेटियों में चलूंगा जिसमें बताऊंगा उष्णकटिबंध किसे कहते हैं, उपोष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और शीतकटिबंध। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी लंबा हो गया लेक्चर, तो अगले लेक्चर में उसको लेके चलने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तैयार रहिए अगले लेक्चर के लिए। धन्यवाद।